डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के 12वें एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम ये सीरीज के उस मकाम पर पहुंचे हैं कि जहां पर हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और ये देखना होगा कि अब तक की कहानी क्या हुई है। हमने ये कहानी शुरू की थी आगा खान के इस दावे से कि वो आले रसूल औलाद अली हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अब तक की कहानी क्या हुई है। रसूल अल्लाह जब गुजरे तब हमने देखा कि इस्लाम शिया सुन्नी में बढ़ गया। शिया में जो लोग थे वो इस्माइली और इशनाशरी में बढ़ गए और उस मोड़ पे हज़रत इस्माइल जो इमाम जाफ़र सादिक के बेटे थे वो इमाम नहीं बने। इमाम इस्माइल वहाँ नहीं थे जब उनके वालिद जाफ़र सादिक गुजरे और यहाँ से आगा खान की वो चेन टूट गई। उनका रिश्ता जो है आले रसूल औलाद अली से टूट गया। और फिर दूसरी दफ़ा ये हुआ जब इजिप्ट में इमाम निज़ार गुजरते हैं और उनके बेटे अल हादी वो भी गायब हो जाते हैं। तो वहाँ फिर से जो है इमामत की ये जो कड़ी है वो गायब होती है, वो चेन टूट जाती है। और फिर जो है कि उसके बाद में तितर बितर हो जाता है, कभी इधर कभी उधर इमाम, कभी इमाम है कभी नहीं है। तो कोई सबूत नहीं है आगा खान साहब के पास ये दावा करने का कि मैं आले रसूल औलाद अली हूं। और अगर वो होते भी, मान लो वो 2 दफा चेन नहीं टूटी होती, वो रस्सी नहीं टूटी होती, फिर भी आज उनका जो बिहेवियर है, आज उनका जो कॉन्डक्ट है, उनके वालिद का भी उनके दादा का भी, वो हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। हम अभी भी आगा खान का कॉन्डक्ट देख रहे हैं कि वो किस तरह से आले रसूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का मर्डर किया और मुसलमानों का भी मर्डर किया। जैसे हमने देखा था कि आगा खान 1 के दौर में उन्होंने ब्रिटिश से हाथ मिला के मुसलमानों का कत्ल किया अफगानिस्तान में 1841 में। और उसके बाद में सुल्तान मोहम्मद शाह ने भी, जो आगा खान 3 थे, उन्होंने भी ब्रिटिश से हाथ मिलाया था और उन्होंने जो है कि मुसलमानों से भी गद्दारी की और इंडियनों से भी गद्दारी की। और उसके बाद में आज भी जो है आगा खान वो ब्रिटिश के सिटीजन है, ब्रिटेन के सिटीजन है और उनकी जो सिस्टम है, उनकी जो फैमिली है वो पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड है बनिस्बत के इस्लामिक। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि वेस्टर्न होना कोई बुरी बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर आप ये कहते हो कि आप आले रसूल औलाद अली हो तो आपको एक मुसलमान की तरह रहना चाहिए, बस सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। आप बात करते हैं आगा खान साहब की, उनके बचपन से लेके हम शुरू करेंगे और जितनी बात आज हो सकेगी उतनी बात करेंगे। फिर आइंदा उनकी कहानी तो बहुत लंबी है, तो सुल्तान मोहम्मद शाह की तरह हमको उनकी कहानी कहते कहते भी मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 6-7 एपिसोड तो होंगे कम से कम। तो आइए उनके बचपन से हम शुरू करते हैं। हम पीछे जाएंगे लंदन में। अभी जो है करीम आगा खान पैदा नहीं हुए हैं। अभी उनकी कहानी शुरू होती है लंदन की रिट्स होटल से, कि जहाँ पर उनके वालिद और उनकी वालदा जिना करते हैं लंदन की रिट्स होटल में और वहाँ जाके उनका बीज बोया जाता है और 7 महीने में उनकी पैदाइश होती है। ठीक है। और तब ये जब ये काम हुआ था, ये नाजायज़ काम हुआ था, तब वालिद साहब अली खान और वालदा जॉन गिनेस, इनकी शादी नहीं हुई थी।
तो यहां से करीम आगा खान की शुरुआत होती है और उनका जन्म होता है 13 दिसंबर 1936 में जिनीवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। उनका बचपन तकरीबन 1936 में वो पैदा हुए, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो दादा ने लेकर जो है कि उनको नायरोबी भेज दिया था ताकि वहाँ सेफ रहे वो अफ्रीका, और नायरोबी में उनकी बचपन की काफ़ी यादें हैं। दूसरा कि जब वो बड़े हुए तब उन्होंने ये देखा कि उनके वालिद और वालिदा का डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स में ये हुआ कि वो करीम आगा खान और उनके भाई अमीन मोहम्मद, वो दोनों जो है कि अपनी माँ के साथ रहते हैं, जॉन के साथ। एक स्विट्जरलैंड में गांव है स्टार्ट करके, तो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ लरोजरी करके एक स्कूल है कि जहाँ पर उनको दाखला मिलता है, तो उनका बचपन वहाँ भी जाता है। ऐसे करके जो है कि ये बचपन गुजरा, और जब जवानी का वक्त आया तो वो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं कि जहाँ पर वो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जब 1957 आया तो उनकी उम्र 20-21 साल की थी, तो उनके दादा जो आगा खान 3 थे वो गुजर गए, और उन्होंने अपनी विल में आगा खान, जो अभी करीम आगा खान है, उनको आगा खान बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया। तो एक जवान लड़का कि जो अभी पढ़ रहा है, उसके कंधे पे ये इमामत की जिम्मेदारी आ गई, और उस इमामत की जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। माना कि एक फ्रॉडुलेंट सिस्टम था सुल्तान मोहम्मद शाह का, लेकिन जो भी निभाया वो कहते हैं ना कि बेईमानी भी ईमानदारी से की। तो इस तरह से उन्होंने बखूबी अपने फिरके को उन्होंने चलाया, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। अब जो है कि इमाम बनने के बाद उनकी जो है तख्त नशीनी होती है। तख्त नशीनी आपको मालूम है कि वो राजा महाराजा, जब एक महाराजा गुजरता है तो दूसरा तख्त पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है, थ्रोन पे बैठता है। तो इसी तरह ये राजा महाराजा वाली फैमिली है, रॉयल फैमिली है। तो एक राजा गुजर चुका है, दूसरा राजा तख्त पे बैठेगा। तो अब जो है कि 1957 में 6 तख्त नशीनी हुई। 3 अफ्रीका में, दार एस सलाम, नैरोबी और कंपाला, फिर कराची में, फिर बंबई में, और उसके बाद ढाका में। 6 तख्त नशीनियों के बाद इमाम का काम जो है शुरू होता है। और इमाम वैसे भी पैसे वाले थे, क्योंकि दादा ने बहुत बड़ी मिल्कियत रखी हुई थी। अब जो है कि वो अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं। अब कितने पैसे उनके पास है ये तो अल्लाह ही जाने और वो जाने, लेकिन लोग बोलने वाले बोलते हैं कि $1 बिलियन है, और बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि $7 बिलियन तक है। अब उससे ज़्यादा है कम है वो कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम जो है चोरी पे है, और पैसे को छुपाने पे है, और अपने आप को छुपाने पे है, अपने मुरीदों को छुपाने पे है, अपने अकीदों को छुपाने पे है, क्योंकि सारा सिस्टम छुपने छुपाने में है। हम कोई भी नहीं बोल सकता है कि इनके पास पैसे कितने हैं। जब हम पैसे की बात करेंगे, जो हम ये एपिसोड में नहीं करेंगे, आइंदा एपिसोड में करेंगे, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितने बड़े पैसे की बात हो रही है। फिर आप अपना जजमेंट देना उसके बारे में, जो आपको सोचना है वो सोचना। तो अब ये पैसे की बात हो गई। अब हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। तो इमाम बने, उसके बाद जो है 1969 में उन्होंने शादी की एक मॉडल के साथ, सैली क्रॉकर पूल, ब्रिटिश मॉडल। और सैली का जो खानदान था उसका ताल्लुक इंडिया से था, क्योंकि उसके दादा जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडिया में पोस्टिंग थी उनकी। लेकिन चलो शादी हुई आगा खान के साथ, उनके साथ 3 बच्चे भी हुए सैली के साथ, और उनका नाम सलीमा रखा गया, बेगम सलीमा।
3 बच्चे हुए, लेकिन दुख की बात है कि उनके साथ जो है कि तलाक हो गया। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, फिर एक पॉप सिंगर जो खुद एक कहीं दूर की रॉयल भी थी, लॉयर भी थी, उनसे बहुत ही उम्र में कम थी, उनसे शादी की, जिसका नाम था गैब्रियल। उसका नाम रखा गया इनारा, बेगम इनारा। उनसे एक बेटा हुआ, अली मोहम्मद। और दुख की बात यह है कि उनसे भी उनकी तलाक हो गई। अब वो तलाक क्यों हुई दोनों के साथ, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि जो हम आइंदा से करेंगे। जिस तरह से वालिद साहब के कारनामे हैं, उसी तरह इन साहब के भी कारनामे हैं। लेकिन ये बात मैं बताता चलूं कि जो नाम रोशन वालिद साहब ने किया, अली खान ने, आगा खान ने इतना नहीं किया है इस मामले में। तो चलो आगे चलते हैं। तो दो शादियां, 2 तलाक। उसके बाद ऐसे लोग बोलते हैं कि कभी उनका एक दोस्त था, उनकी बीवी के साथ इनकी दोस्ती है, दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन शादी नहीं है। ठीक है, अब शादी होगी भी कि नहीं होगी ये हमको नहीं मालूम है। अब ये उम्र है 80 से ऊपर, बल्कि 90 के करीब, तो शादी करके क्या फ़ायदा। बल्कि तो वो जो गैब्रियल के साथ भी की थी तब भी बड़ी उम्र थी। चलो आगे चलते हैं। अब जो है कि ये उनकी एक पर्सनल लाइफ का उनकी एक झलक थी, जो मैंने जैसे कहा कि डिटेल में करने के काबिल है, ताकि आपको पता चले कि ये आगा खान भी जो है उन्होंने भी अपनी फैमिली की ट्रेडिशन को बरकरार रखा। अब जो है हम बात करेंगे उनकी जो इंसानों की तरफ हमदर्दी है, इंग्लिश में हम फिलांथ्रोपी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या काम किए हैं उसका डिटेल हम आइंदा करेंगे। लेकिन इंसानों की बेहतरी के लिए उन्होंने जो है कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट किया, और उस डेवलपमेंट नेटवर्क में उन्होंने बहुत सारी एजेंसीज को रखा जो इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उसमें बहुत सारी अलग अलग ट्रस्ट बनाए, जिसमें आर्किटेक्चर को जो है कि इनकरेजमेंट दिया, उन्होंने जो है कि म्यूज़िक पे किया, आर्ट्स पे किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट के ज़रिए से काम करना शुरू किया। अब वो आगा खान डेवलपमेंट की हकीकत क्या है वो हम आइंदा देखेंगे। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो है कि आगा खान डेवलपमेंट के ज़रिए से उन्होंने दुनिया में हॉस्पिटल्स बनाई, जैसे आगा खान हॉस्पिटल्स है जो दुनिया में 2-3 जगह है। सबसे पहले उन्होंने कराची में बनाई कि जो बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है और स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है वो, तो वो उन्होंने बनाई, और मुख्तलिफ स्कूल्स बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई एजुकेशन के फील्ड में। तो ये सारा उन्होंने काम किया, जिसका इम्प्रेशन दुनिया को ये आया कि ये देखो कि इंसानों की बेहतरी के लिए कितनी सोच रखते हैं ये, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है वो मैं आपको सबूत के साथ पेश करूंगा कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क एक बिजनेस है, न कि इंसान की हमदर्दी के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। तो वो हम डिटेल में करेंगे बातें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, यहाँ पर ये एपिसोड हम आज ख़त्म करते हैं, और जो है कि आइंदा हम बात करेंगे उनकी सिस्टम की। आज जमात खाने में जो हो रहा है, आज उनकी क्या सिस्टम है, किस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब वो बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं। बेवकूफ़ सबसे पहले उन्होंने अपने मुरीद को बनाया, जो रिवायत है वो चली आ रही है, ठीक है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये एजुकेशन के ज़माने में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इनकी बातों में आकर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो मुरीदों को तो बनाया। अब आप बोलोगे और किसको बनाया भाई, तो मैं बोलूँगा मुसलमान को बनाया, क्योंकि मुसलमान को ये बोला
कि भाई हम तो मुसलमान हैं, लेकिन दरवाजे के पीछे जो मुसलमान के ऑपोजिट काम होता है वो करते हैं रोजाना। ठीक है, मुझे कितने ईमेल्स आए हैं ये 9 महीने में कि सलीम ये आपने जो बताया ये हमको नहीं मालूम थी, ये मालूम थी कि वो फैशन करके जाते हैं जमात खाने में, ये हमको मालूम थी कि ये इस तरह से पैसे देते हैं, ये मालूम थी, लेकिन ये सब डिटेल में नहीं मालूम थी कि भाई जो तौहीद है इस्लाम की वो किस तरह से उसको कुचला जाता है रोजाना तौर पे। तो वैसे तो बहुत सी बातें थी जो उनको नहीं मालूम थी, तो ये वीडियो के ज़रिए से और दूसरे लोगों ने जो वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे उनके ज़रिए से उनको पता चला है कि आगा खान के जमात खाने के पीछे क्या हो रहा है। चलो, मुरीदों को बेवकूफ़ बनाया, मुसलमानों को भी बनाया, अब आप बोलोगे किसको बनाया? तो उन मुल्कों को बनाया कि जहां पर उनके मुरीद रहते हैं। क्या मतलब? मान लो अमेरिका है, अमेरिका का कानून है कि भाई कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स देना है या रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, अब वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है और अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं मालूम है, उनको तो वही ये है कि भाई आगा खान जो है वो बहुत ही अच्छा आदमी है, दुनिया भर की प्रेस जो है कि उनकी तारीफ करती है और जो है कि उन्होंने ये AKDN बनाया है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, वहाँ से कितनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट आती है कि भाई इन्होंने ये फील्ड में ये काम किया, वो फील्ड में वो काम किया, तो उनकी इम्प्रेशन जो है वहाँ पर गवर्नमेंट में बहुत अच्छी है। और दूसरा ये भी कि क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना होता है तो गवर्नमेंट जो है कि उनसे इम्प्रेशन में आ जाती है कि भाई उनकी बात को मान लेती है कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों से अगर दोस्ती है तो आदमी अच्छा ही काम करता होगा ना, बुरा काम तो नहीं करता होगा। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे कोई नहीं गया है, बंद दरवाजे के पीछे मेरे जैसे लोग गए हैं और उनको मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर प्रेस में क्या हो रहा है और गवर्नमेंट क्या सोचती है। तो बोलने की बात यह है कि जो एक गरीब आदमी अमेरिका में काम करता है मिसाल के तौर पे, और वो काम कर करके टैक्स देता है गवर्नमेंट को, है ना, बल्कि टैक्स कट जाता है उसकी तनख्वाह में से, ठीक है, तो ये आदमी टैक्स नहीं देता है, गवर्नमेंट को ये बोलता है कि भाई हम तो मुसलमान रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसको ये नहीं बोलता है कि मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक कल्ट है। और मुसलमान में क्या होता है कि वो पैसे जो है गरीबों के लिए होते हैं। यहाँ पर बाकायदा सुल्तान मोहम्मद शाह ने कोर्ट में ये साबित करके दिखाया था कि ये पैसे गरीबों के नहीं है, ये पैसे किसी फैमिली वाले के भी नहीं है, ये पैसे मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए आपको तो टैक्स देना चाहिए। ये अमेरिका का कानून है, जैसे दूसरे मुल्कों का कानून है कि अगर आप पर्सनल इनकम कमाते हो तो आपको वो डिक्लेयर करना है और वो उसके ऊपर टैक्स देना है। आगा खान साहब नहीं देते हैं, उसकी बातें हम मजीद करेंगे आगे जाके, और आगे जाके जो है कि गवर्नमेंट्स को हम जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन कितनी हद तक उनको इम्प्रेस कर सकती है वो हम देखें, वक्त ही बताएगा। अभी वो काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है कि ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं कि मेरी जो US और कनाडा की जो विज़िट है उसकी पक्की तारीख अब आ चुकी है। टोरंटो का मैं ये बताता चलूँ कि मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर 50 आदमी की लिमिट है, और जितने मुझे अभी तक ईमेल्स आए हैं उससे ऐसे लग रहा है कि 50 से तो कहीं ज़्यादा होंगे। अभी हमने रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया है क्योंकि तारीख नहीं आई थी, अब तारीख आ गई है। तो अगर आपको मुझे मिलने में इंटरेस्ट है तो आपको ये करना पड़ेगा जो स्लाइड पे है। तारीख भी लिखी हुई है, जगह आपको फिर आइंदा हम बताएंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि टोरंटो में हम कहाँ मिलेंगे, लेकिन आपको ये बताना होगा मुझे ईमेल करके अभी कि आप कितने लोग आएंगे, क्योंकि हमको केटरिंग के लिए अब ये डिसाइड अभी नहीं किया है
कि हम जो है 6 कोर्स मेन्यू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिनर करेंगे भी कि नहीं करेंगे वो भी कोई पक्का नहीं है, लेकिन कुछ तो उस रिफ्रेशमेंट के लिए भी केटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि आप कितने लोग आएंगे। फैमिली आ सकती है, आपके दोस्त बिरादर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। एक तो नंबर हुआ, आपको ये बताना है। दूसरा कि आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर मुझे भेजना है कंफर्मेशन के लिए। बस अगर इतना आप कर लो। और दूसरा कि आपको अगर कोई वो मीटिंग में मेरे लिए सवाल है तो सवाल आपको लिख के भेजना पड़ेगा। वहाँ पर हम कोई सवाल नहीं लेंगे। जिन लोगों ने सवाल अभी से ईमेल पे भेजे हैं उनका जवाब दिया जाएगा। दूसरा कि वहाँ पर वो मीटिंग में कोई डिबेट नहीं होगी। वो डिबेट का फोरम नहीं है कि मैं सच हूँ कि आप सच हो कि क्या है। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलना है या मेरे फेवर में बोलना है तो आप वो बोल सकते हो, आपको जो है मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे जो है लिख के पहले से ईमेल पे बताना पड़ेगा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो हम आपके लिए जो है 5 मिनट का वक्त, मैक्सिमम 5 मिनट का वक्त आपके लिए हम रिजर्व करके रख देंगे। तो आप ये मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर बता दीजिए। तो आज जो भी तारीख है 7 दिन आपको मैं देता हूं, आप प्लीज मुझे ईमेल करके नंबर दे दीजिए ताकि हम बंदोबस्त करें। उसके बाद में मैं अटलांटा में होऊंगा, तो अटलांटा वाले भी जो है आसपास वाले हैं जो अगर मुझे मिलना चाहते हैं तो वो मुझे लिख सकते हैं। अभी तारीख हमने तय नहीं की है, लेकिन हम जो है कि अभी आप 13 तारीख लिख लो अटलांटा के लिए, जिसकी मैं कंफर्मेशन दूंगा। तो 13 तारीख के हिसाब से आप मुझे ईमेल भेज सकते हो। और उसके बाद में मैं जो है कि 18 तारीख को मैं मायमी में आऊँगा। मायमी में आप 19 तारीख लिख सकते हो। और उसके बाद में जो है कि 20 तारीख को मैं ह्यूस्टन में होऊंगा। तो आप जो है कि 22 तारीख अपने कैलेंडर में ह्यूस्टन के लिए लिख लो। तो इस हिसाब से आपको मुझे ईमेल करना है नंबर के साथ और अपने ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ। और अगर आपको कोई सवाल है तो उसके साथ, और अगर आपको कुछ बोलना है पब्लिक में तो उसका भी आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम उस हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।